नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल जीवन मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भारतीय इतिहास की सीरीज में लाया हूँ मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का कैसे उत्पत्ति हुआ, मौर्य कौन थे, चाणक्य आदि के बारे में, जो कि ये भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, जो कि भारतीय इतिहास को गौरवान्वित भी करता है। तो इस गौरवपूर्ण अध्याय को आइए हम पढ़ते हैं। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का जो समय काल है 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व। दोस्तों, मौर्यों की उत्पत्ति के बारे में यदि हम चर्चा करेंगे तो मौर्यों को ब्राह्मण साहित्य में शूद्र कहा गया है। मुद्रा राक्षस में मौर्यों को वृषल अर्थात निम्न कुल का कहा गया। बृहद कथा मंजरी और कथा सरित्सागर जो ग्रंथ है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया है। विष्णु पुराण के टीकाकार श्रीधर स्वामी के अनुसार चंद्रगुप्त नंद साम्राज्य के जो सम्राट थे, नंद साम्राज्य के जो सम्राट थे, उनकी पत्नी मुरा से उत्पन्न हुआ था, इसलिए शूद्र था। क्योंकि नंद या जो नंद वंश है वो वास्तव में निम्न कुल का बताया गया है। जस्टिन और यूनानी साहित्य के अनुसार ये साम्राज्य के जो लोग थे, मौर्य साम्राज्य के जो लोग थे, वो न तो ज़्यादा ऊंचे कुल के थे, ना ज़्यादा नीचे कुल के, अर्थात सामान्य कुल के थे। ऐसा जस्टिन और अन्य यूनानी साहित्यकारों ने बताया है। जैन स्रोत हेमचंद्र कृत परिशिष्ट पर्वन के बारे में भी हम चर्चा करें। चंद्रगुप्त मौर्य को मोर पालने वाले मुखिया के पुत्र के रूप में बताया गया है। बौद्ध स्रोत कहता है कि महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध की अस्थियों या अवशेषों को लेने के लिए जिन राजाओं, जिन वंशों ने दावा किया, उनमें मौर्य भी थे। और इस आधार पर, चूँकि बुद्ध क्षत्रिय थे, और इस आधार पर मौर्यों को भी क्षत्रिय ही बताया गया है। दिव्यावदान में बुद्ध, बिंदुसार और अशोक को भी क्षत्रिय बताया गया, और जो मान्य मत है, जो सर्वमान्य मत है, वो भी मौर्यों को क्षत्रिय बताता है। मित्रों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो 4 वर्ण थे, वास्तव में वैदिक काल में आपने देखा कि आपस में ये अपने वर्ण को चेंज कर लेते थे, और धीरे धीरे उत्तर काल में ये कड़ा होता गया, और धीरे धीरे जो जिस कुल में पैदा हुआ है वही बना रहा। लेकिन वास्तव में वर्ण जो था वो परिवर्तनशील था। फिर भी अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो जो क्षत्रिय होता है वह शस्त्र धारण करता है, जो रक्षा करता है वो क्षत्रिय है। तो इस प्रकार से भी मौर्यों को क्षत्रिय कहा जाएगा। तो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और इनके गुरु थे विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य अर्थात कौटिल्य। तो प्रथम शासक हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, और अंतिम जो शासक था वो था बृहद्रथ। इनकी राजधानी आधुनिक पटना अर्थात उस समय कहा गया पाटलिपुत्र। मित्रों, इनका राज चिन्ह के बारे में जो चर्चा की गई है कि इनका राज चिन्ह क्या था। हर राजा, हर वंश का अपना एक चिन्ह हुआ करता है। देखिए, भारत सरकार का सत्यमेव जयते और 3 सिंह जिसमें दर्शित होते हैं, वास्तव में 4 हैं, वो लिया गया है, वो भी अशोक स्तंभ से। उसी प्रकार
राज चिन्ह की यदि बात की जाए तो मयूर इनका राज चिन्ह था। और इस बात को लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ पर से देख करके ग्रुनवेडेल नामक विद्वान ने इस बात को बताया कि इनका राज चिन्ह जो है वो मयूर है, मोर, पीकॉक। मौर्य वंश के इतिहास को समझने के लिए, जानने के लिए जो स्रोतों की हम चर्चा करते हैं उनमें दो स्रोत हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। साहित्यिक में विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस, याद रखिए विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर जो टीका लिखा वो लिखा घुंडी राज ने, घुंडी राज। इसका जो कथानक है कि कौटिल्य व नंद वंश के अमात्य, अमात्य मतलब मंत्री का नाम जो राक्षस था, इनके आपसी विवाद पर ये केंद्रित है। मेगास्थनीज की इंडिका में भी मौर्य वंश की चर्चा होती है। बौद्ध ग्रंथ जो कि सिंहली ग्रंथ श्रीलंका संबंधित दीपवंश महावंश में भी मौर्यों की चर्चा हुई है। तारानाथ के ग्रंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, भारतीय बौद्ध धर्म का इतिहास तारानाथ ने लिखा है, बताया है, उसमें भी मौर्यों की चर्चा होती है। सर्वाधिक मिथकी वृत्तांत भी मिथकी वृत्तांत का जो आरोप लगता है वो भी तारानाथ पे लगता है। मौर्यों से संबंधित सर्वाधिक मिथकी वृत्तांत का जो आरोप लगता है वो लामा तारानाथ पर लगता है। चंद्रगुप्त की जानकारी मिलिंद पन्नों में भी दी गई है। विष्णु पुराण एवं श्रीधर स्वामी के अनुसार भी मौर्यों की चर्चा विष्णु पुराण में मिलती है। पुराणों में बौद्धों को असुर कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो काफ़ी कुछ बताया गया है और अर्थशास्त्र पर एक टीका लिखा भट्ट स्वामी ने। और अर्थशास्त्र जो टीका लिखा तो उसको अलग नाम देकर के भट्ट स्वामी ने मौर्यों के बारे में और बाकी राजनीति संबंधी बातें बताई और उस बुक का नाम है प्रतिपदा पंचिका। प्रतिपदा पंचिका। पतंजलि ने महाभाष्य में चंद्रगुप्त की राजसभा का उल्लेख किया है। अहनानूर लेखक मामूल नाम था। अहनानूर का लेखक जिसका नाम था मामूल नार, और एक अन्य नाम भी आता है रुद्र शर्मन। तो मामूल नार और रुद्र शर्मन नाम था अहनानूर लिखने वाले लेखक का, दोनों नाम आता है। इसमें भी नंद का भी उल्लेख है और मौर्यों का भी उल्लेख है। एक ग्रंथ है परणार। इसके जो लेखक हैं उसका नाम है कपिलर। इससे भी बौद्ध मौर्यों की जानकारी मिलती है। सोमदेव के कथा सरित सागर से भी मौर्यों की जानकारी मिलती है। अब मौर्य इतिहास के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो पुरातात्विक स्रोतों को जो काफ़ी प्रामाणिक माने जाते हैं उनकी भी चर्चा की जाएगी, और इसलिए हम अशोक के शिलालेखों से संबंधित बातों का उल्लेख करेंगे। बहुत ही प्रामाणिक शिलालेख, स्तंभलेख उनके अभिलेख रहे हैं। तो इसमें सबसे ऊपर क्रम आता है अशोक के 40 अभिलेख जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो कि सौराष्ट्र प्रांत में है, इससे भी जानकारी मौर्यों की मिलती है। 100 गौरा अभिलेख जो कि यूपी में है, यूपी के गोरखपुर में, इससे भी चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ये है कि मौर्यों के संपूर्ण इतिहास को बताया गया है और ये अपने आप में एक मात्र अभिलेख है। महास्थान अभी कहाँ है? महास्थान पाषाण अभिलेख पत्थर पर लिखा हुआ, ये अभी है वर्तमान में बांग्लादेश में। इससे भी चंद्रगुप्त संबंधित हमें जानकारी मिलती है। 1931 में बांग्लादेश के बोगरा जिले में ये हमें मिला। महापाषाण लेख चंद्रगुप्त का है जो कि 1931 में बांग्लादेश के बोगरा जिले से हमें प्राप्त हुआ। इसमें हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। इस
स्थान को उस समय पुंड्र नगर कहा जाता था। नवीन पुरातात्विक में तक्षशिला में स्थित है भीरा और गंगा के मैदान में स्थित है भीटा, दोनों में अंतर है, भीरा और भीटा। तो भीटा से हमें मौर्यकालीन किलाबंद नगर की जानकारी मिलती है। दोस्तों, रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ने से ही इतिहास के सारे तथ्य हमें याद होंगे, हमें उन्हें अपना बनाना होगा। कहानियों में और कुछ इतिहास संबंधी पुस्तकों में भी चर्चा मिलती है कि जो चाणक्य था उसका घनानंद से उसका विवाद हो गया, नंदवंश के राजा से, और उसने संकल्प लिया कि मैं इनका विनाश कर दूंगा, और उसके बाद उसका खतरा भी बढ़ गया। लेकिन चाणक्य ने वचन, चूँकि कसम खाया था और उसने अपनी जो शिखा होती है उसे खोल लिया था, अर्थात संकल्प उसने लिया था, और इसलिए वो ऐसे व्यक्ति के तलाश में था जो जुझारू हो, साहसी हो। उसी इसकी तलाश चंद्रगुप्त के रूप में मिली, और इसी बहाने उसे गुरु भी मिल गया चंद्रगुप्त मौर्य को। तो काफ़ी संघर्षों के बाद जब नंद वंश को समाप्त करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने बेड़ा उठाया चाणक्य के निर्देशन में, तब क्या हुआ? तब कई बार के हमलों के बाद भी कम सैनिकों को साथ साहस बहुत था, पर रणनीति कहीं ना कहीं काम नहीं कर रही थी और उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। तो एक कहानी मुझे याद आ रहा है कि जब इसी समय जब युद्ध में हारते हुए इन लोग बच रहे थे, तब चाणक्य एक बुढ़िया की झोपड़ी के पास में था, और उन लोग आपस में चर्चा सुन रहे थे कि बच्चा वो खिचड़ी खाना है, और गरम खिचड़ी उसकी दादी उसे खाने के लिए दे दी है और बीच में घी डाल दी है, और वो पानी भरने के लिए निकल गई है कि मैं जा रही हूँ, तू खा। जैसे ही बाहर निकली वैसे ही बच्चा चिल्लाया, जल गया जल गया जल गया। तो आगे कहती है और नाराज़ होती है, क्यों तुम बीच से खा लिए? चाणक्य की जैसा मूर्खता करते हो। अरे बीच से डायरेक्ट हाथ क्यों डाले? तुम सीधे सीधे बीच में हाथ क्यों डाले? तुम्हें यदि खिचड़ी का मज़ा लेना है, गर्म खिचड़ी का मज़ा लेना है, तो किनारे किनारे से खाओ। काफ़ी ध्यानपूर्वक चाणक्य उस बात को सुन रहा था कि काफ़ी गूढ़ बात है इसमें, और दादी से मिलता है, पैर पड़ता है और कहता है, वास्तव में आपने मुझे ज्ञान दे दिया कि मुझे अब क्या करना है। जो सीधा हमला मैं केंद्र में कर रहा हूँ उसकी जगह मुझे टुकड़ों में करना है। कई कहानियाँ ऐसी रहती हैं जो प्रेरित करती हैं, और चंद्रगुप्त और चाणक्य से हमें काफ़ी कुछ प्रेरणा मिलती है, पूरे भारत को मिलती है। तो कहते हैं कि हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए, साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और उत्तम रणनीति बनानी चाहिए, चाहे वो यूपीएससी हो, पीएससी हो, या किसी प्रकार का आपका लक्ष्य वाला परीक्षा हो। आप बिल्कुल सफल होंगे। हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ से हताश होना नहीं चाहिए। जीवन को सफल बनाना है, और अपने पूरे परिवार को हम सफल कब बना पाएंगे? जब हम सही तरीके से जिएंगे, सही तरीके से करेंगे। ये भी नहीं है कि हम कुछ बन जाएं, वास्तव हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं ये भी देखना होगा। अगर हम कहीं असफल हो जाते हैं तो जीवन का वो बात है कि सफलता असफलता चलती है, लेकिन बोलते हैं जो अपने मन में संकल्प कर लेता है और उस दिशा में काम करता रहता है, निरंतरता बनाए रखता है, उसको सफलता ज़रूर मिलती है। और जब वो सफल होता है तब लगता है कितना जल्दी मिल गया। वास्तव में वो जल्दी नहीं मिला, धीरे 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 वो मेहनत करता रहा। तो जो कहते हैं कि सफलता के लिए बोलते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इस प्रकार मौर्य काल को हमने शुरू कर दिया है। मौर्य काल पर हम और चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और आपको उन सारे तथ्यों से अवगत कराएंगे जो आपको भूले बिसरे हो गए हैं या याद नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें हम आपस में चर्चा करके पढ़ेंगे। तो मित्रों, जो पढ़ने वाले हैं और जो ज्ञान लेने वाले हैं, जो मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, वो कमेंट ज़रूर करें और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, सब्सक्राइब यदि आप करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा,
थोड़ा सा वीडियो आप देखते हैं, वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारी बातें समझ में आएंगी और धीरे 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 मैं पूरा इतिहास कवर कर दूंगा। बस आप मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। अगले वीडियो तक नमस्कार, जय हिंद।